हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज हम फिराक गोरखपुरी जी की गजलों का भावार्थ जानने की कोशिश करेंगे। बच्चों, हम साधारण भाषा में गजल को गीत या कविता भी कह सकते हैं। यह उर्दू की एक शैली है जो दो पंक्तियों का एक समूह होती है। फिराक गोरखपुरी जी ने इस गजल में हिंदी और उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया है। चलिए अब बढ़ते हैं भावार्थ की तरफ। नौरस गुंजे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन में पर तोले हैं। उपरोक्त पंक्तियों में शायर ने प्रकृति के सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है। शायर कहते हैं कि बसंत ऋतु के आगमन से नई नई रस से भरी हुई फूलों की पंखुड़ियां अपनी नाजुक गांठें खोल रही हैं और उन कलियों के अंदर बंद रंग व खुशबू भी अब बाग में उड़ने के लिए अपने पंख फैला रही है। यानी बाग में नई नई कोमल कलियां खिल उठी हैं और उनके रंग व खुशबू से पूरा बगीचा महक उठा है। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। उपरोक्त पंक्तियों में शायर ने तारों भरी रात का सुंदर वर्णन किया है। शायर कहते हैं कि रात में आसमान में हजारों तारे टिमटिमा रहे हैं, लेकिन पृथ्वी का कण कण सोया हुआ है। फिर वे लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ए मेरे दोस्तों, रात की यह शांति यानी खामोशी हमसे कुछ कहना चाहती है, तुम इसे जरा ध्यान से सुनने की कोशिश करो। चलिए अब बढ़ते हैं अगली पंक्तियों की तरफ। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो ले हैं। उपरोक्त पंक्तियों में शायर कर्म करे बिना फल की इच्छा रखने वालों पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि मुझे और मेरी किस्मत दोनों को एक ही काम मिला है। कभी किस्मत मुझे कोसती है और कभी मैं किस्मत को कोसता हूँ। दरअसल शायर अपनी किस्मत को कोसते हैं कि उन्हें जीवन में जो भी चाहिए था उनकी किस्मत ने उन्हें वो कभी नहीं दिया, और शायर की किस्मत शायर को कोसती है कि उसने कभी भी अपने पूरे जीवन में अपनी पूरी मेहनत से कर्म नहीं किया। इसीलिए शायर और उनकी किस्मत कभी एक दूसरे को कोसकर और कभी रोकर एक दूसरे से ही अपना दर्द बयां करते हैं। जो मुझको बदनाम करे है, काश वो इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले है। उपरोक्त पंक्ति में शायर अपनी कमियों को देखे बगैर सदा दूसरों की बुराई करने वाले लोगों पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि जो लोग मेरी बुराई कर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, काश वे इतना समझ पाते कि वे मेरा नहीं बल्कि अपना ही बुरा कर रहे हैं। यानी शायर कहते हैं कि वे लोग दुनिया वालों के सामने मेरी बुराई कर मुझे बदनाम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपना असली रूप दुनिया को दिखाकर अपना ही नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि यह तो सनातन सत्य है कि जो व्यक्ति आज आपके सामने दूसरों की बुराई कर रहा है, वो व्यक्ति कल दूसरों से आपकी बुराई भी कर सकता है। यह सब आपको समझना जरूरी है। हमारी अगली पंक्तियां हैं। ये कीमत भी अदा करे हैं हम, बादुरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। उपरोक्त पंक्तियों में शायर अपनी प्रिया यानी प्रेमिका के वियोग से दुखी हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि मैं इस वक्त तुमसे बहुत अधिक दूर हूँ, जिसकी कीमत मैं अपने पूरे विवेक व होशो हवास के साथ चुका रहा हूँ। अर्थात शायर अपनी प्रिया के वियोग में दुखी हैं और आंसू बहाकर अपने प्रेम की कीमत अदा कर रहे हैं। शायर आगे कहते हैं कि तुझसे अथाह प्रेम करने वाले लोगों को लोग पागल कहते हैं। यानी प्रेम में लोग अक्सर अपनी सुध बुध खो बैठते हैं और दीवाने हो जाते हैं। इसीलिए अथाह प्रेम करने वालों को लोग पागल यानी दीवाना समझ बैठते हैं। बढ़ते हैं आगे। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छुपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। उपरोक्त पंक्तियों में शायर अपनी प्रेमिका से दूर हैं, इसीलिए वे कहते हैं कि मुझे तुमसे बिछड़ने का अथाह दुख है, फिर भी मैं इस दुख का सम्मान करता हूँ और मुझे इस दुनिया का ख्याल भी है। इसीलिए मैं अपने इस दर्द को सबसे छुपा कर चुपचाप अकेले में रो लेता हूँ। अर्थात
शायर अपने दुख को दुनिया वालों को दिखाकर अपनी मोहब्बत का मजाक नहीं बनाना चाहता है। शायर नहीं चाहता है कि दुनिया वाले उसकी प्रेमिका के बारे में कोई गलत बात करें। बढ़ते हैं अगली पंक्तियों की तरफ। फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। दुनिया में प्रेम और सौंदर्य का आपस में एक संतुलन होता है और जो जितना अपने आप को प्रेम के लिए समर्पित करता है उसे बदले में उतना ही प्रेम मिलता है। यानी जो जितना दूसरों से प्रेम करता है उसे उतना ही प्रेम दूसरे लोग भी वापस करते हैं। शायर कहते हैं कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में भी हमेशा एक संतुलन कायम रहता है। इसमें हम उतना ही प्रेम पाते हैं जितना हम स्वयं को प्रेम के लिए समर्पित करते हैं। आबो ताब असार न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैंतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। उपरोक्त पंक्तियों में शायर पाठकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि पाठकों, तुम सिर्फ मेरी शायरी की ऊपरी चमक दमक को मत देखो, तुम खुद भी बहुत समझदार हो, इसीलिए तुम सिर्फ मेरी शायरी के शब्दों को मत देखो, उसके अर्थ को ध्यान से समझने की कोशिश करो। शायर कहते हैं कि जब उन्होंने असीम दुख झेला, उनका हृदय रोया, उनका दुख मोती बनकर आंखों से बहा, तब जाकर कहीं इतनी सुंदर शायरी की रचना हो पाई। हमारी अगली पंक्तियां हैं। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मई में रिंदों को, रात गए गर्दों पे फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले हैं। उपरोक्त पंक्तियों में शायर अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि जब रात बहुत अधिक गहरा जाती है और आसमान में बैठे फरिश्ते इस दुनिया के लोगों के गुनाहों का हिसाब किताब कर रहे होते हैं, तो मैं खाने में बैठकर तुम्हें याद कर तुम्हारे गम को भुलाने की कोशिश करता हूँ। सदके फिराक एजाज सुखन के कैसे उड़ा लिए आवाज, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। उपरोक्त पंक्तियों में शायर खुद की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हे फिराक, मैं तुम्हारी गजलों में फिदा हूँ, तुमने इतना अच्छा लिखना कहाँ से सीखा। तुम्हारी गजलों को पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे इन गजलों को साक्षात मीर साहब ने ही लिखा हो। यानी फिराक साहब अपनी गजलों की तुलना मीर साहब, जो बहुत ही बड़े व सम्मानी शायर हैं, की गजलों से करते हैं। इस शेर में शायर का आत्म प्रशंसा का भाव दिखाई देता है। तो बच्चों, ये था गजल का भावार्थ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इन्हीं गजलों के भावार्थ व काव्य सौंदर्य को आप विस्तार पूर्वक देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।